गुड इवनिंग। आई होप मेरा ऑडियो वीडियो बच्चों सभी को क्लियर आ रहा होगा। आज की क्लास में हम पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के बारे में चर्चा करेंगे और ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आज की क्लास में मैं सारा जो माउंटेन वाला सेगमेंट है और जो प्लेट्यू वाला सेगमेंट है इसको मैप पर प्लॉट कर लेंगे। हम इसके बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, यानी कि हम ये समझ लेंगे कि कैसे और किस दिशा में किस क्रम में जो भारत है उसमें आपको पठार और पर्वत का क्रम दिखाई देता है। यानी कि जो माउंटेन्स है और जो प्लेट्यूज हैं उनको हम एक बार में आज पूरा एक नक्शे पर प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, अब एक बात और सुनो ध्यान से। देखिए, यूपीएससी जो प्रश्न पूछ रहा है बीते वर्षों में इस टॉपिक से, याद रखिए कि यह प्रश्न फैक्चुअल कम है, कंसेप्चुअल ज्यादा है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, जरा सभी लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, पहले तो बताओ भाई मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? गुड इवनिंग भाई, सभी को मेरा बहुत सारा भाई नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कई लोग गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, कई लोग गुड इवनिंग कह रहे हैं, तो दोनों में ही केसेस में आप सभी को मेरा बहुत सारा वार्म हार्टेड वेलकम। देखिए, अभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि बीते कुछ वर्षों में अगर मैं कहूं तो यूपीएससी ने मैप पर बेस्ड काफी सारे प्रश्न पूछे हैं। मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा और देखो सभी लोग ट्राई करो कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको फ्री हैंडली मैप ड्रॉ करते आना चाहिए। वाई? बिकॉज ये एक्सपेक्टेशन होती है एग्जामिनर की कि आपका आंसर जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो, ज्यादा यू कैन से कि रिप्रेजेंटेबल हो आपका आंसर एग्जामिनर के सामने। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। अब देखिए जरा इसे एक उदाहरण से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा। ठीक है, ये भारत है। अब भारत के मैप पर बेस्ड वो प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि इंडिया की मैपिंग पर बेस्ड वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इस मैपिंग में ना आप एक बड़ा बात, एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस कर पाओगे। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये एक सर्किल है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये एक सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल में मैं कुछ डॉट बना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये है कुछ डॉट्स, ओके, जरा ध्यान से देखिएगा। ये कुछ डॉट्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इन सभी डॉट्स का नामकरण कर देता हूं। 1 2 3 5 4 6 7 अल्फा, बीटा, ए, गामा या फिर चलिए एक्स। अब ये कुछ डॉट्स हैं। मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि भाई मैं आपसे इस पर आधारित 10 प्रश्न पूछूंगा कि कौन सा डॉट किसके किनारे है, कौन सा डॉट का क्रम क्या है, या फिर ये डॉट्स किस ऑर्डर में आते हैं। और मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि भाई जो मेरे पूछे गए 10 प्रश्नों का सही उत्तर देगा, दोज हु आर एबल टू आंसर एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10, मैं उन्हें जो है वो कैश प्राइज दूंगा। ठीक है, मान लीजिए एक राशि सोच लीजिए, एक अमाउंट सोच लीजिए कि भाई इतना कैश प्राइज आपको मिलेगा। अब ईमानदारी से मेरी बात सुनिए, आप इस डायग्राम का ना स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इस डायग्राम को याद कर लो। और इसके पश्चात मैं आपसे प्रश्न करूंगा अगली क्लास में कि भाई बताइए वो 10 प्रश्न ये हैं, बताइए ए जो है वो बीटा के सापेक्ष पूर्व में है, पश्चिम में है, या ए सी बीटा एक्स इसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए, या फिर इसी प्रकार के प्रश्न जो आज के समय यूपीएससी मैप बेस्ड क्वेश्चन कहकर पूछ रहा है। देखो थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करो, थोड़ा सा आप सोचिए इस बात को कि अगर मैंने आपसे यह कहा कि इसे याद कर लीजिए, आप याद करने का पूरा प्रयास करें और प्रयास करने के बाद आप नेक्स्ट क्लास में मुझे मिले। मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये जो प्रश्न मैं पूछूंगा शायद वो नहीं बनेंगे, जबकि आपको पता है कि क्वेश्चन यहीं से आना है, इन्हीं डॉट्स के ऑर्डर से आना है, मुझे याद करना है। पर देखिएगा आप फिर भी उसे ठीक से शायद प्लॉट ना कर पाए या फिर आंसर ना कर पाए। इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, जरा ध्यान से सुनना। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमें किसी रैंडम चीज को याद करने के लिए कुछ लॉजिक चाहिए होते हैं। हमें यहां पर वो लॉजिक नहीं दिख रहा है। ये याद रखो कि यूपीएससी जो मैपिंग पर प्रश्न पूछता है उसका हल ये नहीं है कि आप जो है वो पहले हुआ करता था कि एटलस निकाला, उस पर हाइलाइटर लिया और मार्क कर लिया। आज के समय इसका थोड़ा और एडवांस फॉर्म आ चुका है। मैंने यहां सामने नक्शा बनाया, नक्शा लगाया और लगाने के बाद उस पर मार्क कर दिया कि यह स्थान यहां पर है। आप याद रखो, यह जो है आपको पैरालाइज करने का तरीका है।
अगर मैंने एक एटलस लिया और उसमें मैंने कहा कि चलो मार्क कर लीजिए ये सारी चीजें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये डॉट्स होंगे। इन डॉट्स को आप कैसे माइंड में याद रख पाएंगे? तो इसका केवल और केवल एक तरीका है बच्चों, द ओनली वन थिंग इज कि आप इसे अपने हाथ से इन डॉट्स को प्लॉट करो। जब आप इन्हें याद करने का प्रयास करोगे तो यही एकमात्र तरीका है कि आप उठाइए इस नक्शे को और अपनी कॉपी पर बनाइए और बार बार प्लॉट करिए। तब जाकर आपको एग्जाम हॉल में याद आएगा कि देखिए भाई, जो बीटा है वो अल्फा और सी के सापेक्ष किस स्थिति में है, क्योंकि आपको इन रैंडम डॉट्स का लॉजिक नहीं पता है। आपको अगर प्रश्न का उत्तर देना है मुझे नेक्स्ट क्लास में, तो आपके पास एक ही साधन होगा बच्चों कि आप इसे प्लॉट करो। याद रखिए कि इसकी प्लॉटिंग ही इसका सॉल्यूशन है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो यूपीएससी आज के समय मैप बेस्ड पूछ रहा है, इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि उठाइए और उसे मार्क कीजिए अपनी कॉपी पर, उसे बनाइए अपनी कॉपी पर और प्लॉटिंग शुरू कीजिए। आज के समय यूपीएससी ने प्रीवियस, चलो 8 साल 10 साल का डेटा निकाल लीजिए। ज्योग्राफी एनवायरमेंट से मैंने बार बार रिपीट करा है, 30 से 35 प्रश्न पूछे हैं, लेकिन इसकी अप्रोच अलग है। इस बात को जानते रहिएगा। मैं आगे इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करूंगा। आज हम पूरे पर्वत, पठार, मैदान ये सब कुछ प्लॉट करेंगे। ये है प्रायद्वीपीय भारत, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। चलिए अब आना, अब ध्यान से देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझाया था कि व्हाट इज अ पेनिनसुला, एक पेनिनसुला क्या होता है, और यह भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये जो पेनिनसुला है इसे हम एक स्थल डमरू मध्य से अलग कैसे कर सकते हैं। मतलब एक पेनिनसुला और एक स्थल डमरू मध्य के मध्य अंतर क्या होता है, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह चर्चा याद है और आप उसे ठीक से रिकॉल भी कर पा रहे होंगे। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, जरा मैं इसका आकार और थोड़ा सा साइज बड़ा कर लूं भाई। चलिए कैसे हैं भाई आप लोग? हाँ भाई, सभी को मेरा बहुत सारा वेलकम। गुड इवनिंग भाई, सभी को मेरा बहुत सारा वेलकम वेलकम वेलकम। सर एसआईपी के बैच ज्वाइन करा है आप उसमें? हाँ बच्चे, मैं रहूंगा उस बैच में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जानकारी, मैं सच बताता हूँ आप सभी को कि मुझे ना एग्जैक्टली जानकारी ये होती नहीं है कि मैं किस बैच में जा रहा हूँ। मुझे इतना पता होता है कि मेरी क्लास इस समय से इस समय पर लगने वाली है। आप लोग को अगर देखना हो तो उसमें ब्रोशर होता है, उसमें आपको सारा समय सारणी मिल जाएगा और आपको सारी जानकारी उस पर मिल जाएगी, ठीक है। मैं मतलब मुझे बहुत पहले से अगर जानकारी हो ना कि क्लास कब कहाँ कैसे लगनी है, तो मैं उससे अक्सर भूल जाया करता हूँ। तो मैं जनरली बस इतना मुझे पता होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक क्लास है और ये तारीख से वो स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग देख लें किस बैच की आप बात कर रहे हैं, उस बैच में जहां लिखा होगा वहां पर मेरी क्लास उस समय पर होगी, ठीक है। चलो अब यहां ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हम माउंटेन्स प्लॉट करेंगे। याद रखिए कि प्रायद्वीपीय भारत का जो शेप आपको यहां दिखता है एग्जैक्टली ये शेप नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में बच्चों आपको बताया था कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका एग्जैक्टली शेप जो है वो कुछ इस प्रकार से है। यह मैंने चर्चा आपको हिमालय के सेक्शन में भी दी थी। यह चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत की 2 भुजाएं हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे सभी लोग मेंशन करेंगे, टेल मी वो 2 ब्रांचेस कौन सी हैं, 2 भुजाएं कौन सी हैं हमारे प्रायद्वीपीय भारत की। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी लोग ठीक से उत्तर देंगे कि वो 2 भुजाएं जो है वो कौन सी हैं। याद आ रहा है सभी को? टेल मी कि वो 2 आर्म्स कौन से हैं यहां पर जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और इसकी 2 भुजाएं हैं। एक भुजा ये है, इस भुजा को क्या कहा जाता है बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए। दिस लिम्ब इज कॉल्ड एज व्हाट? और इस भुजा को क्या कहते हैं? यहां मैं कौन सा पर्वत ड्रॉ कर रहा हूं? दिस इज कॉल्ड एज अरावली। ये अरावली पर्वत है। और ये जो पर्वत मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये है राजमहल पर्वत, ठीक। हमारे प्रायद्वीपीय भारत का जो एक्चुअल शेप है इज लाइक दिस, जहां आप पाओगे कि इसकी 2 भुजाएं इस तरीके से निकली हुई हैं। इन 2 भुजाओं में से एक को हम कहते हैं अरावली और एक को हम कहते हैं राजमहल। और इसके साथ ही बच्चों मैंने आपको यह भी बताया था कि हम जनरली जो कच्छ रण का एरिया है उसे एक साथ ही बना देते हैं, पर वास्तविकता में कच्छ रण का एरिया हो या काठियावाड़ का पठार हो, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये वास्तविकता में एक समय पर अलग हुआ करते थे। हमने डिटेल में चर्चा की थी। इसके साथ ही यहां पर भी कुछ द्वीप थे
और ये द्वीपों में से कुछ एक को तो आप अच्छे से जानते भी हैं, मूवीज में इनका नाम भी सुना होगा आपने। ये एलिफेंटा द्वीप था, ये काठियावाड़ का एरिया है, ये कच्छ का एरिया है, और इसी तरीके से यहां आपको जो एरिया दिखाई देगा ये श्रीलंका वाला पोर्शन है। दिस इज अ पार्ट ऑफ श्रीलंका। ठीक, तो प्रायद्वीपीय भारत जो आपको दिखता है एक्चुअल में ये ऐसा है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है। यहां पर भी कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं इस तरीके से, यहां पर भी कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, और ये सारे एरिया आपको दिखते हैं। ठीक, सो मेक इट श्योर के हम, चूंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक उदाहरण भी बताया था कि अगर मैं इस पेन को लूं और इस तरीके से इस पेन को ब्रेक कर दूं, तो डियर ब्रेक करने पर जहां से क्रैक फॉर्म होगा वहां से कुछ आपको इसके अंश टूटे हुए दिखेंगे। मतलब आधा भाग इधर रह गया, आधा भाग इधर आ गया, और कुछ टुकड़े यहां शेष रह गए। ये वही टुकड़े हैं। ठीक, ये वही आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड्स जब हम अफ्रीका का हिस्सा थे और हम टूटकर अलग हो रहे थे, तो ये भी साथ में टूटकर अलग हो गए। और ये आइलैंड्स हमें समय के साथ यहां पर अवसाद के जम जाने की वजह से, इस एरिया में सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने की वजह से जो है वो हमें दिखाई पड़ते हैं कि ये जुड़े हुए हैं। ठीक, इसमें हमें क्या क्या पोर्शन दिखाई देता है, लास्ट क्लास में हमने चर्चा करी थी कि ये एलिफेंटा आइलैंड्स हैं, ये एलिफेंटा आइलैंड्स हैं, ये काठियावाड़ है, ये कच्छ है, और ये बाकी के आइलैंड्स वाला एरिया है। ठीक, ये ऊपर वाला एरिया जो है ये आपको दिखाई देगा बाय द नेम ऑफ अरावली, और ये जो पोर्शन है ये आपको दिखाई देगा बाय द नेम ऑफ राजमहल। सो मेक श्योर कि दिस इज कॉल्ड एज हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय भारत है, और ये प्रायद्वीपीय भारत जो है इसकी भूगर्भिक संरचना है, भूगर्भिक संरचना है। ठीक, अब इसमें हमने इसका, अगर आप इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखो ना, क्यों मैं कहता हूं कि ज्योग्राफी इज अ लाइव सब्जेक्ट, लाइव साइंसेस है, जीवित विज्ञान है। अब देखें जरा, अगर मैंने आपसे कहा कि ये द्वीप हैं सारे और ये अभी अभी जुड़े हैं, मैंने आपको सिकंदर के काल का उदाहरण दिया था कि जिस समय सिकंदर आया था उस समय कच्छ रण का एरिया जो है पानी के अंदर था, और सिकंदर के काल के पश्चात यहां भूकंप आया, और भूकंप के बाद ये कच्छ रण का एरिया जो है वो बाहर आया है, और बाहर आ जाने के कारण जो है इसमें जो प्रवाल उगे हुए थे ये समय के साथ बाहर आ गए, और जब ये बाहर आए तो इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद ये डिकम्पोज हो गए, और डिकम्पोज होने के बाद प्रवाल क्या होता है, एक्सोस्केलेटन एनिमल, बाह्य कंकाल का जीव। और बाह्य कंकाल का जीव का अर्थ है कि इसकी हड्डियां बाहर होती हैं। जीव की मृत्यु हो गई, उसकी हड्डियां शेष रह गई, और ये जो हड्डियां हैं दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम बोले तो चूना, चूना बोले तो व्हाइट कलर। दैट्स वाई इस एरिया को हम सफेद मरुस्थल बोलते हैं। इस एरिया में जो रेत है वो हमें सफेद दिखाई देती है। उसका मेजर रीजन यही है कि कच्छ रण का एरिया वंस अपॉन अ टाइम वाज सबमर्ज एंड ये री इमर्ज हुआ है, ये जलमग्न था और इसका उत्थान हुआ है। राइट, अब इसी से निकलकर जरा आगे आओ, आपको ये जो एरिया दिखाई देगा ना, ये मुंबई का एरिया। कभी अगर जिन बच्चों का ऑप्शनल हो तो वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि मुंबई हमें कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं जरा छोटा बनाता हूं इसे, देखिएगा आपको मुंबई जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक, ये आइलैंड्स थे दो, इधर वाला हिस्सा अलग आइलैंड था, इधर वाला अलग आइलैंड था। इसे कहा जाता है नवी मुंबई, नवी मुंबई, ये कंट्री प्लानिंग में आता है। और ये है साउथ मुंबई, साउथ मुंबई। और ये जो बीच का एरिया है ना, ये बीच का एरिया बेसिकली एक ऐसा प्लेस था जो कि दलदली भूमि थी। ये धारावी का एरिया है। फाइन, यहां आपको जो है वो धारावी का बड़ा एरिया दिखाई देगा, स्लम एरिया दिखाई देगा, और इसके एक तरफ और दूसरी तरफ दो अलग अलग पार्ट्स हैं। और यहीं पर नवी मुंबई को, बाकी का ये ओल्ड मुंबई भी, ये इलाका बेसिकली साउथ मुंबई तो इधर आता है जिसको हम पॉश साउथ मुंबई कहते हैं। फाइन, ज्योग्राफिकल साउथ मुंबई ये है, बस जो पॉश वाला है वो अलग है, वो इधर है। फाइन, इन दोनों के बीच में यहां पर एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, अटल सेतु। फाइन, और इससे इन दोनों एरिया को ऐसे जोड़ दिया गया। सिंपल सा कारण था कि इधर से ऐसे घूम कर जाना पड़ता था, ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम होती थी। राइट, सो मेक इट श्योर कि ये पूरा ना कंट्री प्लानिंग में आता है। इस एरिया में मैसिव फ्लड आती थी। आपने सुना होगा मुंबई में एक समय पर बहुत बाढ़ आती थी, बहुत जाम की समस्या थी। हमने इसे यहां से यहां कनेक्ट कर दिया, और ये जो जाम की समस्या यहां थी वो ह्यूमन सेटलमेंट की प्रॉब्लम के कारण थी, और ये फिर ह्यूमन सेटलमेंट की प्रॉब्लम जो है हमने इसे सॉल्व किया था।
तो ये सारा पोर्शन जो है वो, खैर इसके बाद जो डिस्कशन आता है वो थोड़ा ह्यूमन ज्योग्राफी का है, मानव बस्ती भूगोल का है, होता बहुत रोचक है, बट अभी हमारी चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए मैं उधर जा नहीं रहा हूं। नहीं तो आप यहां पढ़ोगे कि क्या रीजन है कि दुनिया की सबसे महंगी रिहायशी इमारत जो है वो दुनिया के सबसे बड़े स्लम के सामने है। कभी आप सर्च करिएगा धारावी, धारावी जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह है। क्या होता है, पर्णपाती सदाबहार वनों में सूर्य का जो प्रकाश है वो जमीन पर नहीं पड़ता, ये जमीन तक नहीं आता। और धारावी के एरिया में भी ऐसा ही है, इतने पास पास है घर कि सूर्य का प्रकाश जमीन पर नहीं आ रहा है। और ये जो स्थिति है, इस स्थिति के जस्ट पार एक धारावी का मेन रोड है, इस तरफ आपको जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम दिखेगा, और इसके एग्जैक्टली दूसरी तरफ आपको गगनचुंबी इमारतें दिखेंगी। और ये रास्ता जहां जा रहा है वो एक इंडस्ट्रियल प्लेस है। दिस इज कॉल्ड औद्योगिकरण। इसे कहा जाता है इज मास लेवल पर डेवलपमेंट। ये बाय प्रोडक्ट है विकास का। आप एक जगह देखोगे तो एक बड़ी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में काम करने वाले जो व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले लोग हैं, दे आर गेटिंग मोर मनी, इसलिए वो उस इंडस्ट्री के एक तरफ निवास करते हुए दिखाई देंगे। और उस इंडस्ट्री में काम करने वाला जो लेबर्स हैं वो उस इंडस्ट्री के पास निवास करना प्रीफर करेंगे बिकॉज ऑफ वेल्थ का प्रॉब्लम। फाइन, दे डोंट वांट के उन्हें बहुत लंबा ट्रैवल करके बहुत दूर जाना पड़े। अब ऐसे करते हुए जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होता है देश में। बहुत इंटरेस्टिंग होता है रिंग रोड प्रणाली को देखना कि कैसे जो है वो देश बनाते समय आपको रिंग रोड सिस्टम दिखता है। ये सब कुछ इस पार्ट से रिलेटेड है, बस मैं आपको इंटरलिंक कर बता रहा हूं। ओके, आप देखिए, आप सभी आप अपने शहर के, अपने राज्य के 5 बड़े शहरों के बारे में इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, 5 बिग सिटीज के बारे में इमेजिन कर लो। इसमें आप स्पष्ट पाओगे कि मान लेते हैं आप जो है वो राजस्थान में रहते हैं या उत्तर प्रदेश में रहते हैं या मध्य प्रदेश में रहते हैं, जहां भी आप रहते हो उस राज्य के 5 बड़े शहर ले लीजिए। उन सभी शहरों में आपको यह चीज दिखाई देगी कि वहां पर एक आपको ओल्ड बस स्टैंड दिखेगा, एक पुराना बस स्टैंड है, एक नया बस स्टैंड है। जो पुराना बस स्टैंड है वो अब शहर के केंद्र में आ चुका है, जो नया बस स्टैंड है वो शहर के बाहर है। आपको जो शहर के अंदर वाला रेलवे स्टेशन है, 2 रेलवे स्टेशन दिखेंगे, एक शहर के अंदर वाला रेलवे स्टेशन, एक शहर के थोड़े बाहर वाला रेलवे स्टेशन। 2 मेजर रेलवे स्टेशन होंगे। एक सदर बाजार होगा जो इन दोनों रेलवे स्टेशन के बीच में आएगा। आप नोटिस करेंगे, अपने शहर का नक्शा निकालेंगे तो आप इस बात को नोटिस कर पाओगे कि एक ओल्ड रेलवे स्टेशन है, एक न्यू रेलवे स्टेशन है, इनके बीच में सदर बाजार है, और सदर बाजार से आपके शहर का सबसे महंगा इलाका शुरू होता है, और वहीं कहीं आपको जो है वो सिविल लाइन दिखेगी। सदर बाजार मुगल दरबार, सिविल लाइन ब्रिटिश राज, जो पुरानी अनाज मंडी ये दिल्ली सल्तनत के पहले का समय। फाइन, और इसके पश्चात यहां से आपको सड़क जाती हुई दिखाई देगी इंडस्ट्रियल एरिया में। हर आप अपने राज्य का बड़ा शहर देख लो, आपको वहीं दिखाई दे जाएगा। आपके शहर के बाहर जाओगे तो एक सड़क दिखेगी, और वो सड़क जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया में खुलेगी। और वो सड़क ध्यान दीजिएगा कि वो चलते हुए जो है आपके शहर के आउटर रिंग रोड में जाएगी, जहां से आप दूसरे जिले में प्रवेश कर सकते हो। और ये सब कुछ सीक्वेंसली होगा, मतलब कि एक के कर एक जो है वो आपको ये इवेंट दिखाई देंगे। रिंग रोड का एस्टेब्लिशमेंट हो या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज का फॉर्मेशन हो, मतलब एस्टेब्लिशमेंट हो इंडस्ट्रियल बेल्ट की, औद्योगिक क्षेत्र की, और यहां से फिर शहरों का कनेक्शन हो। पुरानी अनाज मंडी, नई अनाज मंडी, ओल्ड रेलवे स्टेशन, न्यू रेलवे स्टेशन, ओल्ड बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड, ये सब कुछ धीरे धीरे करके आपके शहर को बढ़ाने का कार्यक्रम है। और इसी से फिर निकल कर आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से भारतीय गांव सूने होते जा रहे हैं। इसे कहा जाता है वीरान गांव। समय के साथ गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि शहर उन गांवों को निगलते जा रहे हैं। यह कहलाता है मानव बस्ती भूगोल। और ये सीधा सीधा देखेगा, अभी मैं जो ये चर्चा कर रहा हूं ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट होगी। कैसे कनेक्ट होगी तो आप देखते जाइएगा। चलिए, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ कि कैसे जो है जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो वो टॉपिक कैसे उपयोग होता है। आज ही की क्लास थी शायद, जो बच्चे कई बच्चे जो हैं वो इस बैच में भी हैं, मतलब ये सीरीज भी फॉलो कर रहे हैं और वो ऑप्शनल के बैचेस में भी हैं। ठीक है, तो आज ही की शायद क्लास थी, अगर वो हो यहाँ अभी देख रहे हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कि मैं आपको बता रहा था क्लास में कि हमारे सिलेबस में, ऑप्शनल के सिलेबस में लिखा हुआ है अनुप्रयोगात्मक भू आकृति विज्ञान। ऐसा भू आकृति विज्ञान जिसका उपयोग होता है। जो भी आप पढ़ते हो उसका उपयोग क्या है, तो ये उपयोग है उसका, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। लास्ट क्लास में देखिएगा मैंने फॉल्टिंग के बारे में बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत में भ्रंश है, पाल घाट वाला भूकंप। प्रायद्वीपीय भारत का एक द्वीपीय क्षेत्र है,
इसका जो है वो भुज के भूकंप के साथ कनेक्शन। तो ये सारी चर्चा मैंने लास्ट क्लास में की है, तो थोड़ा सा कनेक्ट रखिएगा अपने आप को, ठीक है, डन। चलो अब यहां ध्यान से देखो, आपको यहां दिखाई देगा कुछ एरियाज। सबसे पहले तो प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अरावली। यह है भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन। और ये याद रखना बच्चों कि ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं जब इसके बारे में डिटेलिंग दूंगा तो आप पाओगे कि वंस अपॉन अ टाइम अरावली वॉज एज हाई एज हिमालयाज। एक समय पर अरावली जो है उतना ही ऊंचा था जितना आज के समय जो है वो हिमालय है। और सोच कर देखिए, ये जो लाइन कही जाती है ना कि एक ऐसा घर जिसका खंडहर भी महल जैसा हो, तो इमेजिन करिए कि जब वो महल रहा होगा तो कितना बड़ा होगा। अरावली बेसिकली एक ऐसा ही पर्वत है। यह पर्वत खत्म हो चुका है, पर फिर भी आज भारत के कुछ सिग्निफिकेंट माउंटेन्स में से एक है, कुछ बड़े पर्वतों में से एक है, और यह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके केवल कुछ पहाड़ियां बची हैं, और तब भी यह भारत का एक बड़ा पर्वत है। इंडिकेट करता है कि एक समय पर यह बेहद बड़ा रहा होगा, बेहद ऊंचा रहा होगा। सो दिस पार्ट इज अरावली। डिटेलिंग में बाद में चर्चा करेंगे। यह है विंध्य का पर्वत। यहां आपको जो है वो सतपुड़ा दिखाई देगा, नो, यहां पर आपको विंध्य का विस्तार दिखाई देगा। क्या है वो विस्तार, अभी चर्चा करते हैं। इसके नीचे आएंगे तो ये जो हिस्सा है यह आपको सतपुड़ा के रूप में दिखाई देगा। इसे कहा जाता है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा में आपको 3 मेजर पहाड़ियां दिखती हैं, राजपीपला, महादेव और मैकल। डिटेल में बताऊंगा, पहले प्लॉटिंग देख लीजिए। सो ये जो है ये सतपुड़ा पर्वत है। तो पहले तो क्रम याद कर लीजिए जो मैं कह रहा हूं। क्या, सबसे पहले अरावली, रिपीट दैट वर्ड लाउडली, ठीक है। मैं अक्सर क्लास में कहता हूं कि ठीक से बोलकर पढ़िए, याद करिए उस चीज को। मतलब क्लास ऐसी हो कि क्लास में आपने जो पढ़ा क्लास की एंडिंग के साथ वो याद होना चाहिए, 2 बार रिवीजन हो एंड दैट्स इट, ओके। तो देखो, सबसे पहले अरावली, अरावली के नीचे विंध्य, विंध्य के नीचे सतपुड़ा। गेटिंग इट, डन। अब देखो इसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए। नीचे आने पर यहां आपको एक पर्वत दिखाई देगा बाय द नेम ऑफ पश्चिमी घाट पर्वत। तो यह हिस्सा आपको दिखेगा पश्चिमी घाट के रूप में। रिपीट करते जाइएगा, यह जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज वेस्टर्न घाट्स, ठीक। तो यह पश्चिमी घाट पर्वत है, ओके। यह याद रखो कि पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं ये सबसे सतत पर्वत है, और आफ्टर हिमालय भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है पश्चिमी घाट। बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट, एक ऐसा एरिया जो एशिया के ही नहीं वर्ल्ड के सबसे अछूते वनों में से एक है, वर्जिन मोस्ट फॉरेस्ट में से एक है। यह आपको इस एरिया में दिखाई देगा, एकदम सतत है ये इस एरिया में। इसके पश्चात यहां नीचे आएंगे तो ये जो पोर्शन आपको दिखता है, यहां देखिएगा ध्यान से, ये जो पोर्शन आपको दिखता है ये कहलाता है नीलगिरी। और नीलगिरी के लिए याद रखना कि नीलगिरी जो है ये है एक्चुअल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी, ठीक। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के बाद नीचे नीलगिरी, और इसके पश्चात यहां ध्यान दीजिए, यहां 3 पर्वत हैं बच्चों, लाइक दिस, ये इस प्रकार से। इसे मैं एक शब्द कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। आई नीड कि आप सभी लोग जो है वो ध्यान से इस बात को सुनोगे। याद रखना कि यहां के पर्वतों को अक्सर कह दिया जाता है दक्षिण भारत की पहाड़ियां। अब भाई एक बात बताओ, अगर आप इसे दक्षिण भारत की पहाड़ी कहोगे तो इसे क्या कहोगे? ये उत्तर भारत की पहाड़ी है या ये उत्तर भारत में आता है? सिंपल सी बात है कि दक्षिण भारत की पहाड़ी का मतलब ही है दक्षिण में आने वाली पहाड़ियां। ये एक आर्बिटरी शब्द है। आर्बिटरी शब्द का मतलब है यह शब्द अपने आप में क्लियर नहीं हो रहा है, इसीलिए थोड़ी बहुत ऐसा स्वाद अनुसार इंग्लिश का यूज करना बुरा नहीं है, याद करने के लिए एटलीस्ट। हिंदी में यह नाम थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता, इन्हें दक्षिण की पहाड़ियां कह दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए सही वर्ड है, इसे कहा जाता है सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। ठीक, पहली बात तो मेरा कोई खास ऐसा लगाव है नहीं अंग्रेजी से, मतलब ऐसा मत समझना कि सर आप तो ऐसा बीच बीच में जो है वो बोल देते हो ये अंग्रेजी में ही याद कर लीजिए या ये अंग्रेजी में ही पढ़ना या इंग्लिश में ही इसे जान लें। एक लाइन मेरी हमेशा याद रखना, दैट जितनी रिच, और ये मैं ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर मुझसे इस बात पे कोई डिबेट करे कि नहीं सर ऐसा नहीं है या ऐसा है,
तो मैं एकदम इस पर डिबेट कर सकता हूं कि आप जो है, जो मैं एक कथन कह रहा हूं ये इलॉजिकल नहीं है। मतलब मैं एक सच बात बताऊं तो ये मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा है मैंने। ओके, दिस इज अ वेरी लॉजिकल थिंग कि जिस लैंग्वेज का ज्योग्राफी में ये डिस्कशन आता है कि भाई मानव के विकास में पहले हम बंदर थे, बंदर से जो है हम एप, गिब्बन और फिर एक सोशल एनिमल में बदले थे, और जिस एरिया में हम रहते थे उस एरिया के अनुसार हमारे जो है वोकल कॉर्ड्स डेवलप हुए हैं, आवाज निकालने के जो ग्रंथियां हैं ये विकसित हुई हैं। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हमारी वॉइस डेवलप होती है, और इसी से जो है भाषाओं का जन्म हुआ था। तो एक क्लाइमेट में रहने वाले लोगों की एक से स्वर थे तो उनकी एक सी भाषा बनी, और यही भाषाई ग्रुप जो है वो एक क्लाइमेट में रहते थे, और इस कारण से उनके अंदर उस क्लाइमेटिक एरिया के अकॉर्डिंगली अडॉप्टेशन आ गए, उस क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंगली वो परिवर्तित हो गए, और वही आगे चल के मानव की नस्लें बनी। तो जो ह्यूमन ब्रीड है या मानव की जो नस्लें हैं वो पर्यावरण से जन्मी है। भाई किसी स्थान पर तापमान ज्यादा था तो वहां रहने वाला मानव जो है वो डार्कर स्किन टोन का है। अब कहीं पर तापमान कम है तो स्किन का टाइप थोड़ा सा लाइटर है, कोल्ड बर्न स्किन होगी, यहां सन बर्न स्किन है। अब ये जो कंडीशंस है ना, ये धीरे धीरे करके आगे जाकर जो है वो एक ह्यूमन रेस में बदल गई। अब ये ह्यूमन रेस है क्या? भाई ह्यूमन रेस क्लाइमेटिक कंडीशन से ही जन्मा है। अब इस बात को समझो कि एक लाइन में कह रहा हूं दैट एक लैंग्वेज जो कि 26 लेटर से बनी हो वो 52 अक्षर में बनी हुई लैंग्वेज को डिफीट नहीं कर सकती। हिंदी सीखना ज्यादा कठिन है, इंग्लिश सीखना ज्यादा सरल है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो ज्यादा अच्छे से, मतलब कई बार मैंने देखा है ये चीज कि स्टूडेंट ये कहता है कि सर वो इंग्लिश मीडियम का थोड़ा सिलेक्शन ज़्यादा हो जाता है, इसमें इंग्लिश मीडियम का क्या वो ऐसा है। तो देखो आप इस बात से अपने आप को पहले तो बाहर ले आओ कि आप किसी भी कंडीशन में कम हो। ये बहुत इलॉजिकल बात है कि हम जो है वो ये मानते हैं कि वाइट स्किन टोन का होना या इंग्लिश में बोलना ज़्यादा सुप्रीमेसी की बात है, ठीक है, ज़्यादा अच्छी बात है, फाइन। जबकि हिंदी का मतलब मैंने देखा है लोगों को कमेंट नहीं बोलते, कॉमेंट बोलना चाहिए। शेड्यूल होता है तो नहीं, शेड्यूल नहीं होता, स्केड्यूल होता है, फाइन, ठीक है। आप सही उच्चारण करना चाहते हैं, अच्छी बात है, बट अगर मेरे उस उच्चारण से आप मेरी बात समझ पा रहे हैं देन दिस इज अ फार गुड थिंग। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि ये गलत होता है या सही होता है। अगर कोई व्यक्ति ट ठ झ झ ध ध न प ये सब बोल पा रहा है तो उसके पास ज़्यादा अच्छे वोकल कॉर्ड्स है, ज़्यादा अच्छे से वो स्वर निकाल सकता है, राइट। सो इस बात को ऐसा ध्यान में रखें कि एकदम ऐसे कोई ग्रेट बात नहीं है कि आप अंग्रेजी ही बोल सकते हैं, बट इतना ध्यान रखें कि यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश का उपयोग करना उपयोग, ठीक है। मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि आप थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर इंग्लिश यूज कर लो, ठीक। तो इसे कहा जाता है सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। इस वर्ड को जरा अंडरलाइन करो दिमाग पे, दिस इज कॉल्ड एज सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, ठीक। दक्षिण की पहाड़ियां एक सामान्य नाम है, ये इससे क्लियर नहीं हो पाता कि एग्जैक्टली हम किस एरिया की बात करें, तो इसे सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इसके बाद यहां पर जो पर्वत हैं ये कटे छटे पर्वत हैं। अब ये कटे हुए या छटे हुए क्यों हैं, इनमें दरारें क्यों हैं, तो इसका कारण मैं आपको पहले बता चुका हूं। लास्ट क्लास को जरा ध्यान से देखिएगा। इसे जरा मैं क्लीन कर दूं, इसकी हमें आवश्यकता फिलहाल है नहीं। मैं कभी आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो मुझे बताइएगा, मैं पूरा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आपको समझाऊंगा कि कैसे पूरा देश बनता है। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम मैंने डिस्कस करी थी कि दिल्ली में जो जाम लगता है बड़ा बड़ा, लंबे लंबे यहां पर किलोमीटरों के जाम लगते थे। एक एरिया का सीएम आकर ये कह रहा है कि भाई अल्टरनेटिवली गाड़ी निकालो, तो क्या वो सीएम जो है वो फ्लाईओवर नहीं बना सकता? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हम प्रकृति के सामने बहुत छोटे हैं, इस कारण वो कह रहा है कि अल्टरनेटिव निकालो। अब वो प्रॉब्लम क्या है, यूपीएससी पूछ देगा आपसे जीएस में कि बताइए भाई दिल्ली के अंदर जो बड़े स्तर पर जाम की समस्या है ये कहीं ना कहीं प्रशासन के फेल होने का एक इंडिकेशन है। किस सीमा तक ये कथन सत्य है? फाइन, मतलब आप जो है अधोसंरचना विकास के फॉर्म में कहेगा कि दिल्ली के अंदर अधोसंरचना का निर्माण के संबंध में आने वाली भू आकृतिक बाधाओं को समझाइए, तो भाई आपके पास जो है वो उतने सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, और यूपीएससी ऐसा कर रहा है। आप प्रीवियसली देख लो, वो जो है वो ऐसे क्वेश्चंस ला रहा है जो क्वेश्चंस पहले कभी जो है ऑप्शनल की कैटेगरी में आया करते थे। देखिए ये एक्चुअली में हमारे प्रायद्वीपीय भारत की ढाल है। हमेशा याद रखो कि प्रायद्वीपीय भारत में आपको जो इसकी ढाल है, इसका जो स्लोप है, ये किस दिशा में दिखाई देता है? तो देखिए ये है पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत,
और ये है पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत। अब ये याद रखिए कि इस क्षेत्र में स्पष्ट ढाल आपको दिखाई देगी कि पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर यह ढाल है। प्रायद्वीपीय भारत वास्तविकता में इस ढाल को लिए हुए है। और अगर मैंने आपसे कहा कि आपको पता करना है भाई कि किसी क्षेत्र की या आपके कमरे की ढाल किस ओर है, तो आप कैसे पता करेंगे? आप सिंपल सा वर्ड है, आप उठाएंगे एक गिलास पानी और फर्श पर छोड़ देंगे। आप जैसे ही वाटर रिलीज करोगे, वो वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो डायरेक्शन एक्चुअल में आपके फर्श की डायरेक्शन है। सो द रियलिटी इज कि बहता हुआ पानी उस क्षेत्र की ढाल को दर्शाता है। डन। अब इस यहां ध्यान से देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि इस क्षेत्र की ढाल इधर है, क्योंकि दिस इज द डायग्राम। जरा ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा दैट ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, दिस इज आर पेनिनसुलर इंडिया, एंड पेनिनसुलर इंडिया में आपको इसके एक घाट से जन्म लेने वाली नदी यह है गोदावरी। और देखिए पूरा पश्चिमी घाट जो है पार करते हुए पूर्वी घाट की ओर फ्लो करती है। द मेजर रिवर्स ऑफ प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया, ये ओरिजिन लेती हैं पश्चिमी घाट से, लेकिन ये नदी बहुत आसानी से अरब सागर जा सकती थी, बट ये नदियां जो है वो पश्चिमी घाट में ना जाकर ये पूर्वी घाट में जाती हैं। इन्हें कहा जाता है गोदावरी, ये है कृष्णा और ये है कावेरी। ध्यान से देखिए, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, दीज आर माइटी रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये प्रायद्वीपीय भारत की वृहद नदियां हैं। उद्गम होता है पश्चिमी घाट से, लेकिन जाती है पूर्वी घाट की ओर है। ये इंडिकेट करती है कि इस पूरे ही क्षेत्र का ढाल जो है वो किस ओर है? ये है पूर्व की ओर। ओके, अब चूंकि ये पूर्व की ओर है, यही कारण है कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत में जो पूर्वी घाट में पर्वत हैं, ये पर्वत अपरदित हो चुके हैं। ये पर्वत सतत नहीं है, ये पर्वत ज्यादातर कुछ पहाड़ियों में बदल चुके हैं। सो पश्चिमी घाट पूरी तरह से सतत है, लेकिन पूर्वी घाट कटा छटा है। सिंपल सा रीजन है, यहां से ओरिजिनेट होने वाली नदियां यहां आकर डेल्टा बनाती हैं और इस एरिया को पूरी तरह से अपरदित करती हैं। डन? क्लियर? पक्का? देखो सभी लोग ना अभी सब कुछ इतने सारे कमेंट आते रहेंगे, बट क्लास खत्म होने के बाद, फाइन ध्यान से सुनिएगा, क्लास खत्म होने के बाद जरूर कमेंट कर जाइए करिए। फाइन, आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आया, कुछ प्रश्न है, वो सब कुछ आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए। सो यहां पर माइटी रिवर्स अपना डेल्टा बनाती है, यही कारण है कि इस क्षेत्र में जो है वो पर्वत सतत नहीं है। अब जरा आइए मैं यहां कुछ आपको अन्य चीजें बताता हूं। यहां के कुछ पठार अब प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहला पठार जो है वो यहां आएगा। इसे क्या कहा जाता है बच्चे? इसे कहा जाता है मारवाड़ का पठार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी इसका आंसर दे रहे होंगे। आपको याद होगा अरावली के जस्ट नीचे मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ का पठार है, मेवाड़ का पठार है। इसके जस्ट बाजू में यहां पर आपको दूसरा पठार दिखाई देगा, इसे कहा जाता है मालवा का पठार। फाइन, दिस इज कॉल्ड एज मालवा प्लेट्यू। ये मालवा का पठार कहलाता है। ठीक, सो ये पोर्शन आपको दिखेगा मालवा का पठार। खुश? तो ये मारवाड़ का पठार, नीचे मालवा का पठार। ये प्रीवियसली पूछा गया था कि अरावली जो है मालवा का जो पठार है ये किन दो पर्वतों के बीच में आता है? तो ब्रॉडर सेंस में ये विंध्य और अरावली के बीच में आता है। वैसे देखा जाए तो इसका विस्तार ऐसे नीचे तक है, यहां तक है, बट ब्रॉडर सेंस में इसके बीच में दिखता है। इसके पश्चात आइए जरा ध्यान से देखिए। अब सभी लोग का कंसंट्रेशन आई वांट के वो सभी लोग जरा ध्यान से देखें। अभी कहानी में ना एक बड़ा सा ट्विस्ट आएगा, तो जरा ध्यान से देखते जाओ। यहां पर बच्चों आपको एक दूसरा पठार दिखाई देगा और यह एक बड़ा पठार है। इसे कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। आइए इसे प्लॉट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, और भी पहाड़ियां हैं। अब ये पहाड़ियां इन पठारों के ऊपर हैं, तो पहले पठार प्लॉट करने पड़ेंगे हमें, प्लेट्यू प्लॉट करने पड़ेंगे हमें। तो देखिए ये हो गया मारवाड़, मारवाड़ के नीचे मालवा, इस तरफ आपको दिखा छोटा नागपुर का पठार। अब यहां एक छोटा सा पठार आपको और दिखेगा, यह है बुंदेलखंड का एरिया। वैसे तो पठार उतना परफेक्टली नहीं है क्योंकि अवसाद ज्यादा दिखाई देते हैं, बट यस यह आपको जो है बुंदेलखंड बघेलखंड का एरिया दिखता है। ठीक, तो अब देखिए ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार के जस्ट नीचे इस सतपुड़ा के नीचे वाले पोर्शन में यहां आइए, इसे कहा जाता है दंडकारण्य का पठार। ठीक,
सो दिस इज कॉल्ड एज दंडकारण्य प्लेट्यू या दंडकारण्य का पठार। तो आपने देखा कि क्रम से हम जब नीचे आएंगे तो मारवाड़ दिखेगा, मालवा दिखेगा, 2 मिनट के लिए बुंदेलखंड भूल जाइए, समानांतर में आपको छोटा नागपुर दिखेगा, इसके नीचे दंडकारण्य दिखेगा। अब सभी लोग एक बात का ध्यान रखना कि इस पठार के ऊपर एक और पठार है, ठीक, यहां पर एक और छोटा सा पठार है, इसे कहा जाता है, जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है बस्तर का पठार। ठीक, ये बस्तर का पठार है। बस्तर का पठार किसके ऊपर आ रहा है? दंडकारण्य के पठार के ऊपर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए जरा इस एरिया में। देखो बच्चों, ये जो पोर्शन है ये कहलाता है दक्कन का पठार। ठीक, ये एरिया, अब यहां ध्यान से सुनना, ये एरिया क्रूशियली इंपॉर्टेंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कारण अभी आप कुछ समय बाद समझ जाओगे कि इसके ऊपर एक तो पहाड़ियां भी आती हैं और इसका विस्तार भी काफी ज्यादा है। तो ये कहलाता है दक्कन का पठार। ठीक, अब दक्कन के पठार से और नीचे आ जाइए। यहां नीचे आओगे तो यहां आपको जो है एक दूसरा पठार दिखाई देगा बाय द नेम ऑफ कर्नाटका का पठार। थोड़ा सा इस तरफ ज्यादा होता है, यह होता है कर्नाटका का पठार। ठीक, अब यह याद रखें कि कर्नाटका का पठार हो या अन्य कोई भी पठार हो, ये सभी दक्कन का ही विस्तार है। मैं आगे आपको बताऊंगा बहुत डिटेल से कि पूरा प्रायद्वीपीय भारत जो है एक समय पर क्रिटिशियस काल में जब डायनासोर खत्म हो रहे थे, मतलब अर्थ से जब डायनासोर जा रहे थे, उस समय पर यह पठार जो है, यह हिस्सा जो है, ये अफ्रीका से टूटकर आज के समय जहां फ्रांस के द्वीप हैं, मेडागास्कर के थोड़ा सा आगे रीयूनियन नाम से कुछ द्वीप है हिंद महासागर में, उन द्वीपों के पास आज भी हमें मैग्मा दिखता है। ये एक मैग्मा के सागर में ऐसे उछाल लगाया था, ये पूरे उस मैग्मा के सागर में ऐसा डूबा था और ऐसे बाहर निकला था। ये ऊपर वाला हिस्सा कुछ जो है शेष रहा था, बाकी इस पूरे के ऊपर मैग्मा चढ़ गया था। क्रिटिशियस काल में पृथ्वी पर जो है वो ज्वालामुखी सक्रियता या वोल्केनिज्म या वोल्केनिक एक्टिविटीज ये इंक्रीज हो गई थी और इसी कारण उसका अवशेष आज आपको यहां दिखाई देता है। मतलब ये हिस्सा तब बना जब डायनासोर जा रहा था पृथ्वी से। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये जो है ये आपको दिखाई देगा बाय द नेम ऑफ दक्कन का पठार। नीचे वाला हिस्सा कर्नाटका का पठार। अब इसके बाद जो ये हिस्सा आपको बचा हुआ दिखता है, ठीक, ये कहलाता है तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। जरा मैं इसे थोड़ा सा एनलार्ज कर बना दूं तो इसे ये रायलसीमा का और इसी का एक और अंश जो है आपको दिखाई पड़ता है बाय द नेम ऑफ तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना और रायलसीमा एक दूसरे से सटे हुए पठार हैं, इस तरीके से आपको दिखाई पड़ते हैं। बहुत ज्यादा क्लोजली ये सिचुएटेड है, जस्ट अ सेकेंड, बहुत ज्यादा क्लोजली ये सिचुएटेड है, एक ही का हिस्सा ये माने जाते हैं। ठीक, ये आपको दिखाई पड़ता है। ओके, तो ये कुछ मेजर प्लेट्यूज हैं, कुछ प्रमुख पठार हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक, अब आ जाइए जरा, यहां आपको जो है एक और पठार दिखेगा, इसे कहा जाता है बच्चों काठियावाड़ का पठार। ठीक, अब काठियावाड़ के पठार, अभी मैं केवल और केवल पठार प्लॉट कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपको इनके ऊपर पहाड़ियां बताऊंगा। तो ये काठियावाड़ का पठार है। अब इन पठारों के बारे में हम चर्चा करेंगे, बट पहले रुको, इन पठारों पर कुछ पहाड़ियां भी हैं, इत्मीनान से देखते जाइए। अब आइए जरा इधर पर थोड़ी बात करते हैं। ये एक दूसरा भाग है, ठीक, ये एक दूसरा भाग है। यहां पर आपको एक दूसरा पठार दिखता है, इस पठार को कहते हैं मेघालय का पठार। अब आप सब लोग जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। नाउ आई नीड कि आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, इसे थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए, याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की ये दो भुजाएं हैं, दीज आर दी टू लिम्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये दो भुजाएं हैं, इनमें से एक भुजा टकराई और हिमालय बना। ठीक, ये एक भुजा जो है आगे टकराई और वहां पर जो है नंगा पर्वत बना। फिर इस प्रायद्वीपीय भारत ने इस प्रकार से टर्न लिया था। याद करिए वो डायग्राम जब मैंने आपको बताया था कि ये हिस्सा यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, बहुत डिटेल में, और कई बार मैंने आपको ये बात समझाई थी कि ये हिस्सा जो है ये है यूरेशियन प्लेट और यहां से प्रायद्वीपीय भारत जो है ऐसे अलग हुआ था। और अलग होने के बाद ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये उत्तर पूर्व की दिशा में जा रहा था। याद करिए इस बात को कि ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में जा रहा था। और जब ये जा रहा था तो आप इमेजिन करिए कि इसकी जो दिशा है ये इस प्रकार से रही होगी,
पर आज ये आपको थोड़ा सा सीधा सा दिखता है, यहां से टकराने के बाद ये सीधा दिखता है। फाइन, अब ये ऐसा सीधा कैसे हो गया भाई? ये यहां से निकला था तो इस प्रकार से था, राइट, ये इस तरीके से था, और जब आज दिखाई देता है तो हमें हल्का सा सीधा दिखाई देता है। ये सीधा कैसे हुआ था? तो डियर इसका रीजन है, जब ये हिस्सा टकराया, मान लीजिए आप इमेजिन करिए इस प्रकार से है, मान लीजिए मैं टकराऊं ऐसे, तो सबसे पहले ये जो मेरा हाथ टकराएगा ना, इस हाथ के टकराने के बाद मैं हल्का सा ऐसे टर्न लूंगा और फिर ये टकराएगा। तो ये जो टर्निंग है इस तरीके से, फाइन, ये टर्निंग बेसिकली इस एरिया में हुई थी। फाइन, ये टर्निंग बेसिकली इस एरिया में हुई थी, और यही कारण है कि इस टर्निंग के बाद जो है हमारा ये जो हिस्सा आपको दिखाई देता है, ये वाला हिस्सा, यहां पर फॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है और ये हिस्सा टूटा है। तो याद रखो कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत में, हमारे पेनिनसुलर इंडिया में, इसकी जो दूसरी भुजा है, राजमहल वाली भुजा, ये भुजा थ्रस्ट के कारण टूटी है, ठीक, और टूटने के बाद इसका एक हिस्सा आगे है और एक हिस्सा इधर है, और बीच में एक गैप है। और डियर इस गैप में आप पाओगे कि यहां बहने वाली जो नदियां हैं, लाइक गंगा और लाइक ब्रह्मपुत्र, ये बेसिकली यहां आ जाती हैं। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि नो डाउट वो इतना जरूर पढ़ लेंगे कि भाई हमारा जो मेघालय का पठार है ये जरूर नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देता है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, ये पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है, ये हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जब बात आती है कि भाई छोटा नागपुर के पठार से यह हिस्सा अलग कैसे हो गया, तो यह कह दिया जाता है कि भाई देखो ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है मालदा गैप। दिस इज कॉल्ड एज मालदा गैप, मालदा गैप कहते हैं। और ये जो मालदा गैप है ना, यहां गंगा और ब्रह्मपुत्र ने अपना डेल्टा बनाया था, और यही कारण है कि यहां पर गैप बन गया। बच्चों जब हम ऐसे पढ़ते हैं या इस तरीके से लिखते हैं, फाइन, तभी एग्जामिनर जो है वो मान लेता है कि अब आगे अंक नहीं दूंगा। फाइन, क्योंकि ये गलत नहीं, ये एकदम सिरे से गलत है। गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी में इतना जल नहीं है कि वो प्रायद्वीपीय भारत के इतने बड़े हिस्से को काटकर अलग कर दे। यह हिस्सा तो इनके आने के पहले ही टूट चुका था, और टूटने के बाद चूंकि यहां ढाल बन गई, इसलिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहां अपना डेल्टा बनाती हैं। ठीक, ये अगर हमारा हिस्सा देखें तो ये हिस्सा जो है यहां पर इस तरीके से इतना पार्ट जो है टूट गया था, और टूट कर ये अलग हो गया है, और चूंकि टूटकर अलग हो गया इस कारण यहां ढाल आ गई, और यही कारण है फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र ने यहां अपना डेल्टा बना लिया। और अगर आपको इसको जांचना हो कि मैं ये बात सही कह रहा हूं या नहीं, तो एक बार नोटिस करिएगा, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस खोलिएगा और आपको दिखाई देगा कि यहां पर जो हल्का नीला भाग है, जस्ट अ सेकेंड, एटलस में देखिएगा यहां पर जो है तट के पास आपको हल्का नीला भाग दिखेगा, और यह भाग यहां आकर काफी चौड़ा हो जाएगा। फाइन, सो आप पाएंगे कि इस एरिया में इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है ये ज्यादा है, और इस एरिया में इसकी जो विड्थ है इस एरिया में कम है, और इस एरिया में इसकी विड्थ जो है ज्यादा है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये चौड़ाई इंडिकेट करती है कि भाई यहां का हिस्सा टूटा है, यहां से मलबा निकला है, और ये निकल कर अंदर सागर में चला गया है। सो द थिंग इज, यहां पर इसकी चौड़ाई जो है वो सर्वाधिक है, जो इंडिकेट करता है कि भाई ये हिस्सा टूटकर अलग हुआ था। और एक बात, इसके लिए अक्सर ये पढ़ाया जाता है कि भाई यहां पर ना गंगा और ब्रह्मपुत्र अपना अवसाद लाती है, इसलिए वो अवसाद जम जाने से इस अपतटीय क्षेत्र की चौड़ाई ज्यादा है। तो ये फिर वही बात हुई कि भाई गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर इतना अवसाद नहीं है। नो डाउट के एक सीजन पे ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर इतना अवसाद होता है जितना कभी कभार नील नदी में नहीं होता, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नो डाउट दीज आर माइटी रिवर्स, और इनका कंपैरिजन नहीं है वर्ल्ड में। ये बहुत बड़ी नदी है। डैन्यूब नदी को देखोगे तो 10 देशों से गुजरती है, लगभग उतनी अकेले लंबी गंगा है। फाइन, तो नो डाउट कि भाई ये बड़ी रिवर्स हैं, बट ऐसा कंपैरिजन भी तो एग्जरेट करना हो जाएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा कि ये नदी अपने साथ अवसाद लाई और इतना बड़ा अपतटीय क्षेत्र बन गया, ये जलमग्न क्षेत्र बन गया। भाई ये तो इसलिए इतना ज्यादा चौड़ा है क्योंकि यहां का हिस्सा जब ये प्रायद्वीपीय भारत टकरा रहा था तभी टूट गया था, और टूट कर ये मलबा अंदर आया है। फाइन, दैट्स व्हाई आई सेज कि थोड़ा डिटेल में पढ़ो, थोड़ा गहराई से पढ़ो। फाइन, तो आपका आंसर जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा और आप ज्यादा कॉन्फिडेंस से उस चीज को लिख पाओगे।
तो याद रखिए कि मेघालय का पठार जो है वो कुछ और नहीं है, ये छोटा नागपुर के पठार का ही विस्तार है और इसके बीच में यहां पर गैप है। दिस गैप इज कॉल्ड एज मालदा गैप। कई बार इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो दूसरा नाम मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये नाम बेसिकली पड़ा हुआ है किस पे, ये नाम पड़ा यहां की पहाड़ियों पे। तो ये हो गया हमारे पठार। अब आइए इन पठारों के ऊपर बनाते हैं हम पर्वत। तो अब जरा सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मैं प्लॉट कर रहा हूं अब यहां पर कुछ पहाड़ियों को। तो सबसे पहले आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पर जो पहाड़ियां हैं इन्हें कहा जाता है राजमहल की पहाड़ियां। ठीक, तो छोटा नागपुर के पठार के ऊपर कौन सी पहाड़ियां हैं? राजमहल की पहाड़ियां। इन्हीं राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार यहां है, जिसे हम आज के समय गारो, खासी और जयंतिया कहते हैं। सो गारो, खासी, जयंतिया आपको जो पहाड़ियां दिखती हैं, इनिशियली हमें क्या लगता था जब जोग्राफर्स ने पहली बार इन पहाड़ियों को देखा, तो दे यूज्ड टू थिंक कि यार एक बात बताओ, ये पहाड़ियां किसके पास हैं? बहुत समय तक यही लगता रहा कि गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ी दिखती हैं, ये पहाड़ियां बहुत करीब हैं हिमालय के। तो पक्की बात है कि ये पहाड़ियां हिमालय का ही हिस्सा थी। बट जब परीक्षण करा गया तो पता चला कि डियर, हिमालय वो पर्वत है जो दुनिया की सबसे नवीन चट्टानों से बना है, और ये वो पहाड़ियां हैं जो दुनिया के सबसे पुराने पठार पर निर्मित है। वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट लैंड मासेस में से एक है प्रायद्वीपीय भारत, उसका सिंह भूमि क्षेत्र, और इस पर बड़ी हैं, इस पर ये निर्मित हुई हैं ये पहाड़ियां, और ये पहाड़ियां यहां तक स्थित हैं, और इनके जस्ट ऊपर दुनिया की सबसे नवीन पहाड़ियां हैं, नवीन हिल्स हैं। तो एज में अंतर थोड़ा बहुत नहीं है, एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दे आर बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ हिल्स, बट दे आर सिचुएटेड इन अ वेरी नियरर एरियाज। ये बिल्कुल पास पास के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, सो ये आपको दिखाई देगा हिल्स के फॉर्म में। इसके अलावा कुछ और भी पहाड़ियां हैं, अब जरा ध्यान से देखना। कुछ पहाड़ियां आपको इधर दिखाई देंगी, ये 4 पहाड़ियों का समूह है। ठीक, और ना बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इनका क्रम ठीक से याद कर लेना। यूपीएससी को इनके क्रम में बड़ा इंटरेस्ट है, मैं इसका क्रम भी आपको अभी बताऊंगा। ये 4 पहाड़ियां हैं, ठीक, दक्कन के पठार में आती हैं। मैं ABC लिख दूंगा भाई, ताकि आपको याद करने में कोई समस्या ना हो, ताकि आप इसे आसानी से याद कर पाओ। ठीक, ये 4 पहाड़ियां हैं। ओके, इनको कहा जाता है सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट। मैं जिस क्रम में कह रहा हूं उस क्रम में याद रखना, सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट, 4 मेजर पहाड़ियां हैं। ठीक, और इसके बाद यहां काठियावाड़ में कुछ पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों का भी क्रम आपको याद रखना है। मैं आगे इसका क्रम भी आपसे डिस्कस करूंगा। 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, ताकि मैं बाकी की पहाड़ियों का भी क्रम आपको बता सकूं। ठीक, तो ये कुछ मेजर हिल्स हैं जो हमने अभी प्लॉट किया, और भी हैं। अभी मैं जब अलग से आपको बताऊंगा तो यहां एक एक के बारे में, हिल्स के बारे में डिस्कशन होगा, बट अभी एक नक्शे पर उसे प्लॉट कर पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक, इसमें मैं 3 नदियां प्लॉट कर रहा हूं, जरा उसे ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर कुछ नदियां मैं ड्रॉ कर रहा हूं। एक तो ये नदी याद रखना जो छोटा नागपुर के पठार को दंडकारण्य से अलग करती है, ये महानदी है। एक नदी ये याद रखना विच इज नर्मदा, जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में है, और एक है ताप्ती, ये जो है सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के बीच में है। ठीक है, तो ये मेजर कुछ पहाड़ियां हैं। अब जरा पहले इनकी नेमिंग करते हैं, फिर मैं आपको इनके बारे में, इन पहाड़ियों के क्रम के बारे में बताऊंगा। चलिए, अब ये जो मैं नेमिंग कर रहा हूं, ये समय है आपको इसको रिकॉल करने का, इसे ठीक से रिवाइज करने का। आइए एक एक करके नेमिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पोर्शन है इसे कहा जाता है बच्चों अरावली पर्वत। सो ये है अरावली। ठीक, इसके पश्चात ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये है मारवाड़ का पठार। ठीक, ये जो आप देख रहे हो ये है बुंदेलखंड का पठार। ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ये विंध्य का विस्तार है। ध्यान से सुनना, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये विंध्य का विस्तार है, इसे कहा जाता है भांडेर और कैमूर। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज भांडेर व कैमूर। ठीक,
सो भांडेर और कैमूर नाम से विंध्य का ही विस्तार है। ओके, अब आ जाइए जरा, यहां देखिएगा ध्यान से। ये जो पर्वत है, ये जो पठार है, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, ये जो पठार है इसे कहते हैं मालवा का पठार। ओके, ये है मालवा पठार। ठीक, इसके पश्चात यहां आपको कुछ और पठार दिखाई देंगे, कुछ और पर्वत दिखाई देंगे। जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत, ये विंध्य पर्वत है। इसके पश्चात देखते जाइए, ये जो हिस्सा आपको दिखता है ये कहलाता है सतपुड़ा पर्वत। ठीक, ये सतपुड़ा है। साथ ही यहां आपको दिखाई देगा ये है काठियावाड़ का पठार। ठीक है, ये कहलाता है काठियावाड़ का पठार। अब सुनना बच्चों, काठियावाड़ के पठार में कुछ पहाड़ियां हमने प्लॉट की हैं। सभी लोग ध्यान से सुनना, काठियावाड़ के पठार में कुछ हिल्स हमने प्लॉट की हैं। इन हिल्स को ऑर्डर में याद कर लीजिएगा, क्रम में याद कर लीजिएगा। ये हिल्स कौन कौन सी हैं? तो इसमें जरा एक सेकंड में इसे साइड कर लूं। इसमें आपको मेजर हिल्स जो दिखाई देंगी वो 3 हैं, वैसे तो 4 हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा तो चौथी हिल्स भी बताऊंगा। एक है बारदा की पहाड़ियां, एक है गिरनार की पहाड़ियां, पहले गिर है और उसके बाद गिरनार है। तो गिरनार, गिर और बारदा की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां आपको जो है वो इस स्थान पर दिखाई पड़ती हैं। ठीक, सो बारदा की पहाड़ियां, गिरनार की पहाड़ियां, बारदा की पहाड़ियां, गिर की पहाड़ियां, गिरनार की पहाड़ियां, और साथ ही यहां पर अंदर की तरफ, मतलब इससे थोड़ा सा अंदर जाओगे तो यहां एक और पहाड़ी है, मांडव की पहाड़ियां। मांडव पहाड़ियां, और ये याद रखना पांडव नहीं है, मांडव है, मांडव। ठीक, तो मांडव, बारदा, गिरनार, गिर, ये सारी पहाड़ियां आपको कहां दिखाई देती हैं? काठियावाड़ के पठार में। ठीक, तो ठीक से इसे याद कर लेना, 4 हैं, बारदा, गिर, गिरनार और मांडव। ठीक, बाकी इनके और क्रम के बारे में डिटेल में चर्चा मैं इसके बारे में करूंगा आगे की क्लासेस में। ठीक, डन। तो ये सेक्शन आपका हुआ इस तरफ के लिए। देखो, विंध्य आ गया, सतपुड़ा आ गया। अब सतपुड़ा में भी 4 पोर्शन है, 3 पोर्शन है, माफ कीजिएगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, सतपुड़ा के भी 3 भाग मैंने बनाए हैं। इस पहाड़ी को जरा मिटा देते हैं, बस गिर लिखे रहते हैं। अब देखिए सभी लोग, इसके 3 पोर्शन हैं। ठीक, 1 2 3, इसी क्रम में लिख रहा हूं, 1 2 3। इसमें सबसे पहले आएगा राजपीपला, राजपीपला, महादेव और मैकल की पहाड़ियां। तो राजपीपला, महादेव और मैकल, ये 3 पहाड़ियां हैं, इसी क्रम में दिखाई पड़ती हैं। इसे लिख देता हूं मैं इधर पे, 1 2 और 3। यही मैकल की पहाड़ी दिखाई देगी बच्चों, जहां पर आपको जो है वो अमरकंटक का पठार दिखेगा। ठीक है, और वहीं से नर्मदा, ताप्ती और जोहिला ये दिखाई देंगी, और यहां से निकलने वाली नदियां 3 अलग अलग दिशाओं में जाएंगी। एक यहां से उद्गम होगा, एक जाएगी अरब सागर, एक जाएगी बंगाल की खाड़ी। बिल्कुल 2 डिफरेंट डायरेक्शन में 2 डिफरेंट ओशंस पर जो है इनका जल विसर्जित होगा। माइंड इट, फाइन। तो ये जो है ये आपको सतपुड़ा पर्वत में दिखाई देगा। इसके पश्चात जरा आइए, इधर पर आपको ये जो हिस्सा है ये दिखाई देगा बाय द नेम ऑफ पश्चिमी घाट। ये है पश्चिमी घाट। ठीक, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, इसे एस्कार्पमेंट बोलते हैं। एस्कार्पमेंट का मतलब होता है एज ऑफ अ प्लेट्यू, किसी पठार का किनारा। ठीक, ये हिस्सा ये आपको दिखाई देगा नीलगिरी के नाम से, नीलगिरी हिल्स के नाम से, नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से। ठीक, और फिर ये जो हिस्सा है, इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि इसके बारे में मैं अंग्रेजी में आपको बताऊंगा इसका नाम। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इंग्लिश में से सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाता है। और इसमें बच्चों 3 पहाड़ियां हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे इसके क्रम के बारे में अभी चर्चा नहीं की है,
जब मैं अलग से बनाऊंगा तो इसे क्रम के बारे में आपको बताऊंगा। पहले तो मैं लिख उत्तर से दक्षिण ही रहा हूं, याद ऐसे ही कर लेना, ठीक। मैं लिख उत्तर से दक्षिण ही रहा हूं, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। अगर नहीं समझ में आ रहा हो, नहीं दिख रहा हो, तो ये देखो, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और इसमें ऐसे दिखेंगी ये पहाड़ियां, ठीक है, और ये ऐसे, ये 3 पहाड़ियां हैं। इसे मैं कह रहा हूं सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, ठीक। इसमें 3 पहाड़ियां हैं। इसमें ये जो पहाड़ी मैं कह रहा हूं, ये है अनाईमुंडी, ये है पालनी और ये है इलायची, ठीक। ये 3 पहाड़ियां इस प्रकार से हैं। इसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक। आ जाइए जरा नामकरण कर देते हैं इसका। सबसे ऊपर है अनाईमुंडी, फिर है पालनी और फिर है इलायची। अब सुनना बच्चों, पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी। अब यहां याद रखो, इलायची की पहाड़ी को, इलायची को इंग्लिश में कहते हैं कार्डमम, तो कई बार इसे कार्डमम हिल्स लिख देते हैं। तो इलायची का मतलब भी होता है कार्डमम, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो कार्डमम हिल्स ये इसी का पार्ट है। अभी इस सब सारी चोटियां वगैरह सब इसमें आएंगी, ठीक है। तो यहां की प्रमुख पहाड़ियां। अब आ जाइए बच्चों जरा इधर पे, ये जो हिस्सा है यहां पर आपको ये भाग दिखेगा बाय द नेम ऑफ छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार। और बच्चे छोटा नागपुर के पठार में यहां हिल्स दिखाई देंगी, राजमहल हिल्स, ठीक। और यहां आपको दिखाई देगा, दिस इज मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। और इस पर आपको दिखाई देंगी गारो, खासी, जैंतिया, ये हिल्स आपको यहां दिखाई देंगी, ठीक। तो मेघालय के पठार में आपको गारो, खासी, जैंतिया दिखता है। राजमहल की पहाड़ियां आपको छोटा नागपुर में दिखती हैं। और ये जो एरिया है दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज राजमहल गारो गैप, इसलिए इसे राजमहल गारो गैप भी कहते हैं, ठीक। तो ये राजमहल और गारो का गैप कहलाता है। दंड, चले अब आ जाइए, नीचे है दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य प्लेट्यू, ठीक। ये है दंडकारण्य का पठार। और बच्चों इस पठार के ऊपर एक पठार आपको दिखेगा विच इज कॉल्ड एज बस्तर का पठार, ठीक है। यह है बस्तर का पठार, ठीक। इसके बाद नीचे आ जाओ तो ये जो हिस्सा आपको दिखता है दिस इज कॉल्ड एज रायल सीमा का पठार, रायल, रॉयल नहीं होता बच्चे, रायल होता है, रायल, रायल सीमा का पठार। और इसी के पास आपको जो है एक और पठार दिखेगा बाय द नेम ऑफ तेलंगाना का पठार। और दिस वन इज द लास्ट वन, ये कहलाता है कर्नाटका का पठार। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज। ये यहां के कुछ प्रमुख पठार हैं, प्रमुख पर्वत हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। इसमें देखिए यहां पर आपने देखिए इसका फुल फ्लेज नेमिंग नहीं लिखा है, ठीक है। मुझे लग ही रहा था कि हर बार थोड़ा सा स्पेस कम पड़ता है, इस बार बड़ा जल्दी से बन गया। तो मैं सोच ही रहा था कि क्या मैंने जो है वो नहीं लिखा है जिसे मुझे लिख देना था। यहां स्पेस हमारे पास है नहीं, यही स्पेस था और यहां देखिए ये हमने एडजस्ट कर लिया। इसे एक काम करते हैं, कर्नाटका के पठार को तो बट ऑब्वियस आप जानते हो, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कम, यहां पर कुछ पठार को जो है वो लिखना जरूरी है। ये कर्नाटका का पठार है, मैं इसे अभी नीचे बना दूंगा, ठीक है। ये देखिए ये कहलाता है दक्कन का पठार,
नहीं कह रहा दक्कन का पठार, हाँ, दिस इज दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार में कुछ हिल्स हैं। अब सभी लोग ध्यान से सुनना। देखो, अगर आप होशियार होगे तो मेरी बात ध्यान से सुन लोगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा समझ कर पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आप समझ जाओगे कि मैं बोल काम की बात रहा हूं, ठीक है। देखो, यहां 4 पहाड़ियां हैं और इन 4 पहाड़ियों में ना हर 2 पहाड़ी के बीच में नदी है। क्रम में अगर आपने गलती करी तो यूपीएससी फिर आपको परेशान कर देगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो, कोई पीडीएफ डाउनलोड करो ना करो, ये जो मैंने प्लॉट करा है इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल आप लोग पूछते रहते हैं, ये है टेलीग्राम चैनल, ठीक। मतलब सारी पीडीएफ्स में ये वाली पीडीएफ सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल से चले जाना, जो थंबनेल में फोटो दिखती है वही फोटोज पे लगी हुई है, आराम से आप उसे यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। और मैं जो है वो ईमानदारी से ये यहाँ मैं सेव कर दूंगा, कल तक तो मैं आज शाम को या कल तक जो है इसे अपलोड कर ही दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। चलो, तो देखिए, सबसे पहले है सतमाला, फिर सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर सतमाला, सेकंड नंबर अजंता, थर्ड नंबर हरिश्चंद्र और फोर्थ नंबर बालाघाट, ठीक। इसे ठीक से अपने दिमाग में बच्चों सेटल डाउन कर लो। नहीं दिख रहा है तो ये देखो, देखिए, ये जो है वो छोटा नागपुर, सॉरी, दंडकारण्य का पठार है, ठीक। दिस इज दंडकारण्य प्लेट्यू। और इसमें देखिएगा, यहां पर आपको आएगा सतमाला। अब आप कहोगे सर ये क्यों बना रहे हो, मैं आपसे कहूंगा अरे भाई मुझे नदी गुजारनी है, ओके। देखिए, ये सतमाला है, मैं लिख देता हूं जरा नाम, सतमाला, दिस वन इज अजंता, ये है हरिश्चंद्र और ये है बालाघाट, ठीक। तो सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ये 4 पहाड़ियां हैं। और देखो बच्चों, अजंता और सतपुड़ा के बीच से गुजरती है ताप्ती, ठीक। और सतमाला और बालाघाट के बीच से गुजरती है गोदावरी, ठीक। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां कलसूबाई की पहाड़ियां हैं, यहां से नीचे से निकलेगी कृष्णा, फाइन। कलसूबाई की पहाड़ियों के और नीचे से फिर जो है वो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का पूरा क्रम है इधर पे। तो ना अपना इस बात को ध्यान रखना कि कंसेप्चुअली आपको पता हो कि कौन सी नदी किसके बीच से गुजरती है, अदरवाइज हर बार कंफ्यूज रहोगे। मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में बताऊं ना तो आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो, सबसे पहले लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु गुजरती है, जास्कर और पीर पंजाल के बीच से आपकी झेलम गुजरती है, फिर नर्मदा गुजरती है विंध्य और सतपुड़ा के बीच से, फिर ताप्ती गुजरती है सतपुड़ा और अजंता के बीच से, फिर ताप्ती के बाद यहां गोदावरी गुजरती है सतमाला और बालाघाट के बीच से, और फिर ऐसे ही कृष्णा, कावेरी, और फिर इधर आओगे तो अन्य नदियां भी हैं। मैं धीरे धीरे करके सारा एक एक कर आपको बताता जाऊंगा, पहले तो इतना याद कर लो, ठीक है, डन। तो मैं मानकर चल रहा हूं यहां तक की कहानी सबको क्लियर है कि ये सारे जो है वो प्रमुख पठार हैं या वो प्रमुख एरियाज हैं जो हमें प्रायद्वीपीय भारत में दिखाई पड़ते हैं। जल्दी से बताइए बच्चों, यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है? से यस और नो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कोई समस्या, ऐसा कुछ जो आपको समझ में ना आया हो, देन प्लीज गो फॉर दैट। अगर नहीं आया समझ में तो आप अभी पूछ लीजिए, अन्यथा की स्थिति में फिर मैं थोड़ा सा और आपसे 2, 4, 5, 10 मिनट में आपसे और बातें करूंगा। डन, क्लियर?
देखो मैं आप सभी से कहूंगा कि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिएगा, मैं जैसे ही पश्चिमी घाट पर आऊंगा इसकी पूरी बायोडायवर्सिटी डिस्कस करूंगा। जैसे मैं इस एरिया में आऊंगा तो इस एरिया की मेजर जो बीहड़ की समस्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जब मैं मालवा बताऊंगा तो मैं आपको पूरा इसका कल्चरल एरिया और जो एक प्रदेश बनने की डिमांड चल रही है कि हमें जो है वो गोंडवाना का या भील प्रदेश बनाना है, एक जो भील प्रदेश की डिमांड कैसे इसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, कैसे हम कह सकते हैं कि एक भील प्रदेश की जो निर्माण की मांग है ये कहीं ना कहीं इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन से काफी ज्यादा प्रभावित है। सेमी एरिड जोन से प्रभावित है, एरिड जोन से प्रभावित है, सिंचाई की पद्धति से प्रभावित है, या फिर इधर पे फूड कल्चर से लेकर पूरी की पूरी बेल्ट का जो कल्चरल सिमिलैरिटी है उससे रिलेटेड है। आप देखिए बहुत हॉट टॉपिक रहा था भील प्रदेश की डिमांड, और जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा और जब आप उसे लिखेंगे तो नेवर बिफोर, मतलब आप ऐसा एक्सप्लेनेशन जनरली मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एकदम विशिष्ट व्यक्ति हूं और देखना मैं बताऊंगा एकदम क्रांति आ जाएगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मतलब मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एक महान व्यक्ति हूं और मैं जो बताऊंगा देखना ये ऐसा ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत साधारण बात है, लेकिन ये साधारण बात सामान्यतः यूट्यूब पर आपको जल्दी नहीं होगी, पर जल्दी हो सकता है आप तक ना पहुंचे। फाइन, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, आप समझो कि आप जीएस में ना एक दायरे तक रहते हो, ठीक है, जीएस में आप एक लिमिट तक रहते हो, ऑप्शनल में आप उसकी गहराई में उतरते जाते हो। आप देखोगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन अर्थात भारत में राज्यों का पुनर्गठन, यह प्रॉपरली किसका टॉपिक है? सिलेबस देखा है आप लोगों ने? नहीं अभी क्लास ओवर नहीं हुई। फाइन, कभी आपने सिलेबस देखा है? यह जो टॉपिक है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, यह पॉलिटी का हिस्सा है। और आप देखिएगा ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस निकालकर आप पेपर नंबर 2 में आएंगे, पेपर नंबर 2 में यूनिट नंबर 6 के आसपास ही आपको दिख जाएगा भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन है, वो राज्यों का पुनर्गठन और इस पुनर्गठन के पीछे के घटनाएं और इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। नागालैंड पूरा नागा पहाड़ियों का एरिया है ना, आप मणिपुर देखो, मणिपुर नागालैंड दोनों में सेम प्रकार की पहाड़ियां, कल्चरल सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन जलवायु, मेघ, और केवल मैं तो आपको यहां तक बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट में पर्वतों की जो दिशा है, केवल उस दिशा में परिवर्तन के कारण कल्चरल जो थिंग्स हैं वो डिफरेंट है। यहां आपने जो है वो मेती ट्राइब और कुकी ट्राइब के बीच में विवाद सुना होगा, एक पहाड़ी में रहती है, एक मैदान में रहती है, एक जंगल में रहती है, एक पहाड़ में रहती है। फाइन, आप एकदम सिंपल, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जितने भी राज्य बने हैं, मैं 28 राज्यों का 28 जलवायु या 28 भूआकृतिक अंतर बता सकता हूं। आप देखिए हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों की ऊंचाई ज्यादा है, वृहद हिमालय का क्षेत्र उससे थोड़ा सा बाहर है, अलग प्रकार की वेदर कंडीशंस हैं, अलग प्रकार के पहाड़ी लोग दिखाई देंगे। उत्तराखंड के एरिया में लघु हिमालय का एरिया ज्यादा है, लघु हिमालय का एरिया ज्यादा होने के कारण इधर पे जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय लेकिन सदाबहार प्रकृति के वन भी हैं। यही कारण है कि आपको जो है इस क्षेत्र में अलग प्रकार की पहाड़ी जनजाति दिखाई देती है। जम्मू कश्मीर के एरिया में हिमालय की हाइट बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको जो है वो जो भेड़ का पालन करने वाले लोग हैं, जो चरवाहे के ग्रुप्स हैं, ये आपको ज्यादा दिखाई देंगे, और इसी में आपको उनकी बोली, इनके शब्द और इससे उनका कल्चर डिराइव होता, फूड डिराइव होता हुआ दिखाई देगा। एक पर्सन अगर जो है वो एक एनिमल रखे हुए है तो वो एनिमल उसके मीट के लिए होगा या उसके मिल्क के लिए होगा, ये डिपेंड करेगा कि वो किस हाइट में रहने वाला व्यक्ति है, किस ऊंचाई में रहने वाला व्यक्ति है। मीट बेस्ड फूड होगा या मिल्क बेस्ड फूड होगा, यह डिपेंड करेगा कि पहाड़ी क्षेत्र में वो किस ऊंचाई पर रहता है। ईच एंड एवरीथिंग, अब जैसा कल्चर होगा वैसे कल्चरल सिमिलैरिटी के लोग एक साथ रहना चाहेंगे, और वो उस कल्चरल सिमिलैरिटी, उन वैल्यूज के लिए, उस सांस्कृतिक समानता, उन अवधारणाओं, उन रीति रिवाजों के लिए अपने लिए एक अलग राज्य की डिमांड करेगा। हरियाणा और पंजाब के एरिया में देखोगे एकदम एक समान जो है वो क्षेत्र दिखाई देगा। हरियाणा भी वही, पंजाब भी वही, लेकिन क्षेत्र अलग अलग। हरियाणा थोड़ा सा एरिड जोन के ज्यादा पास आता है, पंजाब थोड़ा सा ज्यादा शिवालिक के पास आता है। दोनों के बीच में क्षेत्रीय डिफरेंस होने के कारण आपको दो अलग अलग कम्युनिटीज दिखाई देगी। हरियाणा में रहने वाला व्यक्ति और पंजाब में रहने वाले व्यक्ति, इनकी भाषा में एक स्लाइट डिफरेंस है, ठीक। पंजाबी लैंग्वेज में अलग टच दिखेगा आपको, हरियाणवी लैंग्वेज में अलग टच दिखेगा। इन दोनों की लैंग्वेजेस में टच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के शिवालिक के क्षेत्र और राजस्थान के क्षेत्र के समीपवर्ती होना है क्रमशः।
आप ऐसे ही मध्य प्रदेश में आएंगे, मध्य प्रदेश में आने के बाद मध्य प्रदेश या जो उत्तर प्रदेश की बेल्ट है, इधर पे आपको जो बोली जाने वाली भाषा है उस भाषा में डिफरेंस दिखाई देगा। अवधी लैंग्वेज की जो बेल्ट स्टार्ट होगी, आपको उस अवधी लैंग्वेज में बहुत सारी वैरायटी दिखेगी। वाई? बहुत सारे सीजनल वेरिएशन है। समझ पा रहे हैं? सो ऑल दीज आर थिंग्स जो विच आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। आप महाराष्ट्र वाले में एरिया में आओगे, महाराष्ट्र वाले एरिया में एक तरफ आपको इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो होती हुई दिखाई देगी। आप देखोगे कि एक शब्द होता है विच इज कॉल्ड एज वड़ा पाव। ठीक, महाराष्ट्र का एकदम फेमस आइकॉनिक फूड है, सिंबॉलिक फूड है विच इज कॉल्ड एज वड़ा पाव। अब क्या दिखाता है ये दिखाता है इस एरिया में भारत में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। आप देखते हो जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड इज व्हाट, ये किस चीज का बाय प्रोडक्ट है? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का बाय प्रोडक्ट है। आप जो मैगी खाते हैं, आप कभी सर्च कीजिएगा, आप पाओगे कि जो मैगी या फिर ये जो फास्ट फूड है, खासकर मैगी, इवन आप पाओगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय की थी, माल न्यूट्रिशन से बाहर आने के लिए बनाई गई थी, कुपोषण से बाहर आने के लिए ये जो है वो पूरा डेवलप करा गया था कि इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले लेबर्स हैं उनको क्विक फूड मिल सके। तो क्विक फूड के लिए अलग अलग टाइप के वेरिएशन पूरे वर्ल्ड में आए थे। फास्ट फूड का कल्चर, जंक फूड का कल्चर स्टार्ट हुआ। पहले वो फास्ट फूड था, बाद में जंक फूड में बदला। महाराष्ट्र के एरिया का जो वड़ा पाव का ये है, ये आधुनिक फॉर्म, मतलब नो डाउट भाई, मतलब इसे अदरवाइज ना लेगा कोई महाराष्ट्र से हो कि आप कह रहे हो कि औद्योगिक क्रांति की देन है हमारे क्षेत्र का ये वड़ा पाव। नहीं भाई, पुराने समय से भी था, पहले भी था। मैं उसके आधुनिक फॉर्म की बात कर रहा हूं, जिसे आप लोग जनरली जिस नाम से जानते हैं, जिस मतलब मैंने कहा वड़ा पाव, तो जैसा आप इमेजिन कर रहे हो उसको, एक पाव में बंद और एक वड़ा पाव, फाइन, वो उसका आधुनिक वर्जन। या इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण या फिर जब आधुनिकीकरण इस क्षेत्र का हुआ और हमें लेबर्स की डिमांड बढ़ी, उस दौरान विकसित हुए भोजन में से एक था। ऐसे ही आप आइए, इधर से नीचे आते जाइए, इस पूरे एरिया में आपको जो है वो दिखाई देगा, या तो फिश, साउथ इंडियन फूड में या तो आपको फिश दिखाई देगा। वाई? बिकॉज एक घाट की तरफ जो है मछलियां ज्यादा पाई जाती हैं क्योंकि पानी के अंदर अवसाद ज्यादा है। या तो आपको फिर राइस दिखाई देगा, इस तरफ आपको अवसाद मुक्त दिखेगी, इसलिए फिश दिखेगी, दैट्स वाई आपको फिश फूड दिखेगा। केरल में जाएंगे, देयर इज अ वेरी पॉपुलर कल्चर कि वहां हर भोजन में फिश है। रीजन सिंपल सा है, सामने नदी का पानी, सॉरी सागर का पानी अवसाद मुक्त है, अंदर मछलियां ज्यादा होंगी। अवसाद मुक्त होगा, सनलाइट ज्यादा गहराई तक जाएगी, वहां पर वेजिटेशन ग्रो होगा, वेजिटेशन ग्रो होने से वहां पर उसे खाने के लिए फिशेज आएंगी, फिश मिलेगी आपको फूड में। जो केरल का फूड है उसमें आपको मेजोरिटेरियन जो है वो फिश दिखाई देती है। और इधर भी आ जाओ, इधर आपको तमिलनाडु या इस एरिया में मेजर बेल्ट में आपको लोग जो है राइस प्रोड्यूस करते हुए दिखाई देंगे। रिवर डेल्टा बनाएगी, डेल्टा बनाने के कारण एलुवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी होगी, बढ़िया राइस का उत्पादन होगा, साल भर राइस निकाला जाएगा। दैट्स वाई आप देखो, आपको पूरे जो बेल्ट है, इस पूरी बेल्ट में आपको एक सिंपल थिंग दिखाई देगी, भोजन जो है वो राइस के इर्द गिर्द हमेशा घूमेगा। फाइन, आप देखो, आपको जो है वो साउथ इंडियन कल्चर में इडली, डोसा, ये सब जो है इसी में दिखेगा। और इसी बेल्ट में आगे जाओ, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के एरिया में राइस होता है, पर उस राइस का फॉर्म अलग है। यहां की राइस को देखेगा वो व्यक्ति जो है वो पहले उसे पीस लेता है, उसका फर्मेंट करता है और फिर खाता है, क्योंकि राइस में ना मॉइस्चर ज्यादा है। आप सीधा उसे कुक करोगे ना तो वो बिल्कुल एकदम ऐसा पानी में घुल जैसा जाएगा, क्योंकि राइस के अंदर पहले से पानी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है। क्यों? सागर के किनारे है, इसलिए वो राइस पीस लेता है, फर्मेंट कर लेता है, फर्मेंट करने के बाद खाता है। और छत्तीसगढ़ में उसी राइस के अंदर आपको जो है वो थोड़ा कम मिलेगा मॉइस्चर, इसलिए वो कुक करके ज्यादा खाएगा। पर वो जब कुक करेगा ना तो स्टीम कुक नहीं करेगा, वो वाटर कुक करेगा, वो कुकर में भोजन नहीं बनाएगा, वो जो है पानी में उसे कुक करेगा पूरा। वाई? बिकॉज राइस थोड़ा सा मोटा बनेगा। आप ऐसे इधर आ जाओ तो यहां पर्सन राइस उगाएगा, लेकिन इस एरिया की हिस्ट्री रही है, मैंने पहले भी डिस्कस करा, इस पूरे एरिया की हिस्ट्री रही है बेसिकली इतिहास रहा है बेसिकली फेमाइन का, भीषण अकाल दुर्भिक्ष का। यह एरिया एशिया के नहीं वर्ल्ड के सबसे खतरनाक अकालों में से एक से गुजरा है। और जो क्षेत्र जिस अकाल से गुजरता है उसका प्रमाण उसकी थाली में हमेशा उपस्थित रहता है। आप इसे लिख लीजिए कि आप जो भी चीज खाते हैं या जो भी परंपरा आप फॉलो करते हो, एक समय पर खाने की जो परंपराएं आप फॉलो करते हो, एक समय पर किसी अकाल, किसी दुर्भिक्ष, किसी फेमाइन, इसकी जो है उपज होती है।
इस एरिया में आप देखिए बांग्लादेश में आपको बड़े स्तर पर जो है वो जिसे कई बार मुर्रा कहा जाता है, लाई कहा जाता है, इंग्लिश में से पफ्ड राइस कहते हैं, जो आप अक्सर जो है वो गुजराती फूड में या जनरली यहाँ पे देखते हो मुर्रा जिसे कहा जाता है। ठीक, मैं मानकर चल रहा हूँ आप लोग समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुर्रा या लाई या जो भी आपके क्षेत्र में उस नाम से जाना जाता हो, ये जो होता है ये आप देखिएगा बांग्लादेश का इज अ फेमस स्ट्रीट फूड झालमुरी, पूरा जो है वो झालमुरी है उसी को कहा जाता है। ठीक, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा फेमस है। वो मीट में मिला के मुर्रा खा रहा है। वाई? बिकॉज पर्सन नोज कि इस एरिया में चावल का उत्पादन ज्यादा होता है। चावल का उत्पादन, ये चावल एक ऐसी देन है जो आप कम खाकर भी अपना पेट भर सकते हो। उसने कहा कि भाई गेहूं का उत्पादन मत करो। वाई? क्योंकि आप एक मुट्ठी गेहूं से शायद 2 रोटी बना सकते हो, पर 2 रोटी में पेट नहीं भरेगा। बट आप एक मुट्ठी चावल से जब उसे कुक करोगे तो कुक करने के बाद वो 2 लोगों का पेट भर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये 2 नहीं 4 लोगों का पेट भर दे तो एक काम करो, इसे कुक मत करो, इसे पफ कर लो। इसे जो है वो पकाने की जगह इसे जो है पफ कर लिया जाए और पफ्ड राइस बनेगा। एक मुट्ठी चावल से शायद 5 मुट्ठी मुर्रा बन सकता है, ज्यादा लोगों का पेट भर सकता है। दिस इज कॉल्ड, एक समय पर पड़े हुए भीषण अकाल का आपको आज के भोजन में भी प्रभाव दिखाई देगा। जस्ट गो एंड आस्क अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कि वो क्या खाया करते थे। वो आपको बताएंगे कि डियर हम जो है ये गेहूं और चावल नहीं खाया करते थे, ज्वार बाजरा मक्का रागी इनकी रोटी और इसे जो है वो खाया करते थे। हरित क्रांति आई और तेजी से उसने फसलों का पैटर्न बदला और हरित क्रांति ने भारत में ज्वार बाजरा जो मक्का और रागी था इसे हटाकर भारत को एक समान फूड में बदला, विच इज कॉल्ड एज गेहूं और चावल। रीजन सिंपल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स कि भाई सबके थाली में भोजन पहुंचना चाहिए। सिंपल सी बात है, गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है और राइस का प्रोडक्शन कम में भी ज्यादा लोगों तक होगा। और आप देखिए आप अपनी थाली में क्या रखते हैं। व्हाट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्योग्राफी इज, कितना जीवंत विषय है। आप इसे ऑप्शन में जब पढ़ोगे तो आप पाओगे कैसे ज्योग्राफी ने आपके कल्चर को, इंडियन कल्चर को डिराइव करा। आप उसमें देखेंगे कि आपकी थाली में आप क्या रखकर खाते हैं। आपको आपकी थाली में परफेक्टली रोटी, आपको आपकी थाली में परफेक्टली जो वो है चावल और दाल मिलेगी। फाइन, आप देखिए इंडिया में बहुत कॉमन सेंटेंस है कि आई एम डूइंग दिस फॉर दाल रोटी। दाल रोटी इज अ शब्द क्या दिखाता है? ये देश जो है वो बड़े स्तर पर दाल खा रहा है, चावल खा रहा है और गेहूं खा रहा है। और ये तीनों ही कहां आए हैं? तो सबसे पहले भारत सरकार ने बोला फूड सिक्योरिटी चाहिए है, भारतीय भूखे हैं, इन्हें भोजन मिलना चाहिए। हरित क्रांति पहली बार आई और गेहूं और चावल का प्रोडक्शन बढ़ा। हमने ज्वार बाजरा मक्का रागी के लिए हम जानते थे कि इनका प्रोडक्शन एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए उसे हटाओ। और हमने एक्सपोनेंशियली बढ़ाया किसको? गेहूं और चावल को। और सेकंड आपकी थाली में क्या आता है? दाल। ये कब आया? जब भारत सरकार को पहली हरित क्रांति के बाद एक बात समझ में आई कि देखो भारतीयों तक खाना तो पहुंच रहा है पर एक दिक्कत है, ये पोषक नहीं है। पहले जरूरी था कि पेट तक खाना पहुंचे इसलिए उगाया गया, और अब जरूरी था कि भारतीयों के खाने में पोषण की कमी है, प्रोटीन की कमी है, और प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया और उसमें कहा गया दालों का उत्पादन करो। हमने पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाया और यह पल्सेस का प्रोडक्शन जो बढ़ा, इसमें आप देखिए आपके घर में आज भी थाली में जो है वो दाल दिखाई देगी। लेकिन क्या तकनीक है या क्या कोइंसिडेंस है कि आप अपने घर में अपने जो है वो माताराम वगैरह से पूछेगा, दे विल परफेक्टली टेल यू कि आपके घर में सबसे ज्यादा गेहूं लगता है, उसके बाद चावल लगता है और उसके बाद दाल लगती है। इन तीनों को खाने का तरीका देखिए। दाल बॉईल करी जाती है एक्सेसिव वाटर में, चावल कुक करा जाता है पानी में, और गेहूं बहुत कम पानी में आटे के फॉर्म में चपाती में यूज होता है। पोषण में सबसे ज्यादा पोषण दाल में है, सबसे ज्यादा वाटर यूज होता है। इसी कारण हम कहते हैं कि हमारे यहां जो हमारा जो इंडिया है ये प्रोटीन डेफिसिट नेशन है। हमारे पास खाने में प्रोटीन की कमी है। लेकिन फिर यहीं से नया डायमेंशन शुरू होगा विच इज सोया का डायमेंशन। एग्रीकल्चर में जो जिन बच्चों का है ऑप्शनल, वहां ध्यान से एकदम डिटेल में चर्चा करोगे कि इंडिया में सोयाबीन का प्रोडक्शन क्यों बढ़ाया गया। हम इंडिया जो है वर्ल्ड के कुछ बड़े सोया उत्पादक देशों में से एक है। आगे इसका पूरा फ्यूचर है। इंडिया आज के समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीट
एक्सपोर्टर है, और आप देखिएगा एक समय पर इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीट, लेकिन कौन सा, कृत्रिम मीट का एक्सपोर्टर बनेगा। सोया इज आवर ड्रीम। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। फाइन। सो आई होप ये सारी चीजें जो है आप आसानी से कनेक्ट कर पा रहे हो। दिस इज कॉल्ड क्या, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ये होता है एक्चुअल भूगोल। और अगर आप इसे पढ़ना चाह रहे हो